फेशियल प्लास्टिक सर्जरी होती क्या है? तो फेशियल प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली फेस की प्लास्टिक सर्जरी जिसमें फेस एंड नेक दोनों आता है। जैसे ना स्टार्टिंग में दिखा देते थे काफी टाइम पहले कि प्लास्टिक सर्जरी होगी, बिल्कुल ही फेस जो है कम्प्लीटली जो है वो चेंज हो गया। तो काफी मिक्स है, तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता पाएं। डेफिनेटली ये तो हम भी देखते हैं स्टार्स के कि पहले क्या थे और प्लास्टिक सर्जरी उसके कारण बदनाम हो जाती है कि इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, उसके कारण ये फेस ऐसा हो गया। जो कैंसर से पीड़ित लोग हैं उनके साथ हमारे साथ एक कैंसर सर्जन्स भी अटैच्ड हैं। हम मिलके एज अ टीम कैंसर सर्जन एंड फेशियल प्लास्टिक सर्जन मिलके हम काम करते हैं। एक जवान बच्चा 20s में, उसका एक्चुअली रोड एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद नाक की हड्डी फ्रैक्चर हुई। आप यहाँ पे किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे आपको प्राइमरी केयर पे वो केयर एक हड्डी फ्रैक्चर की तो डेफिनेटली मिल जाती है, नाक की हड्डी फ्रैक्चर की भी उसी टाइम पे मिल जाती है। वहाँ पे ही ऑलमोस्ट स्पेंट 1.5 करोड़ एंड स्टिल ही डिड नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फेशियल प्लास्टिक सर्जरी की, जिसकी इन्फॉर्मेशन अमृतसर में बहुत ही कम है और कैसे ये फेशियल एस्थेटिक से डिफरेंट होकर एक बहुत ही कंप्लीट मेडिकल प्रोसीजर है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। हमारे स्पेशल गेस्ट है जो है डॉक्टर स्तुति। डॉक्टर स्तुति से हम जानेंगे कि फेशियल प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअल में होती क्या है, क्या इसके बेनिफिट है और किन किन को जो है वो ये फेशियल प्लास्टिक सर्जरी लेनी चाहिए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट आपके साइड आ रहा है, स्टे ट्यून्ड। काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है एक तो, एंड मेजॉरिटी ये है कि नॉलेज ही नहीं है। अब मेजॉरिटी का मैं अमृतसर की बात करूँ तो बहुत ही रेयर इस चीज़ के बारे में बात होती है। कोशिश यही करेंगे जैसे हम हर बारी करते हैं, आसान भाषा में सिंपल वर्ड में ट्राई करें अपनी ऑडियंस को बताने की कि आज का टॉपिक क्यों रेलिवेंट है एंड ईजी लैंग्वेज में ये है क्या। ठीक, तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं कि फेशियल प्लास्टिक सर्जरी एक तो ना थोड़ा सा बॉलीवुड की साइड ही जाता है जब भी ये टर्म यूज होती है। तो पहले तो अगर सिंपल वर्ड्स में आप बता पाएं कि फेशियल प्लास्टिक सर्जरी होती क्या है। सो फेशियल प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली फेस की प्लास्टिक सर्जरी जिसमें फेस एंड नेक दोनों आता है। इसमें कॉस्मेटिक पार्ट भी है, जो आपने बोला बॉलीवुड की तरफ ध्यान जाता है, वो पार्ट डेफिनेटली है, बट एक मेजर पार्ट रिकंस्ट्रक्शन भी है। रिकंस्ट्रक्शन में जैसे कि आपने आसपास कई अपने बच्चों को देखा होगा जिनके जैसे कान ही नहीं है या नाक प्रॉपर शेप डेवलप नहीं हुआ है, उसका रिकंस्ट्रक्शन या उसकी प्लास्टिक सर्जरी भी फेशियल प्लास्टिक सर्जरी में ही आती है। तो ये उसी में इंक्लूड है, उसी में ही होता है। हम इस तरह की सर्जरीज भी करते हैं। एंड अगर बात करें कि कॉस्मेटिक एंड जैसे आप बात कर रहे थे रिकंस्ट्रक्टिव वर्क की, तो ये दोनों बेसिकली कैसे डिफरेंस हैं और अगर कुछ आप इजी एग्जांपल्स के साथ हमारी ऑडियंस को बता पाएं कि ये दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। तो कॉस्मेटिक पार्ट में आ गया कि आपका सब फंक्शनली बहुत सब कुछ बढ़िया है, आप अपना और सुंदर दिखना चाहते हैं, उसके लिए जैसे एक कॉमन एग्जांपल जो काफ़ी एक्सेप्टेड है अभी हमारे सिटी की पॉपुलेशन में भी, वो है राइनोप्लास्टी। बेसिकली नाक की शेप को चेंज करना। ठीक है। वो भी सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है, बहुत पेशेंट्स को कंप्लेंट होती है कि सांस लेने में दिक्कत है, उसमें नाक की अंदर से हड्डी टेढ़ी है, उसके कारण कई बार बाहर भी नाक की बनावट टेढ़ी हो जाती है। कभी बचपन में चोट लगी, बड़े होते हुए भी कोई अगर बॉक्सिंग या कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जो खेलते हैं उनमें नाक की शेप अगर बिगड़ जाती है, उनके लिए हम राइनोप्लास्टी करते हैं। फिर आ जाती है हमारी कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे कि फेस लिफ्ट या नेक लिफ्ट। वो जैसे जैसे हमारी एज होती है हमारी स्किन का टिश्यू लूज होता है, उसके लिए भी हमने आजकल देखा है कि काफी लोगों में एक्सेप्टेंस है इस चीज की, जो आजकल नॉन सर्जिकल चीज करवाते हैं। नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट थ्रेड्स के नाम से काफी वो पॉपुलर है, काफी लोग वो करवाते हैं, पर उनका ऐसा है कि सिर्फ वो 2 साल के लिए ही काम करते हैं, उसके बाद उनको दोबारा करवाना पड़ता है। और वो हम नहीं ज्यादा प्रमोट करते बिकॉज एक तो वो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स नहीं देते, नंबर 2 वो टिश्यू को बहुत फाइब्रोटिक कर देते, बहुत टाइट कर देते हैं टिश्यू को। तो हम उसमें सर्जिकल फेस लिफ्ट करते हैं कि जो सैगिंग स्किन है उसका जो कट है वो दिखता नहीं है, हेयर लाइन में होता है और कान के पीछे होता है, वहां से हम स्किन को प्रॉपर पूरा लिफ्ट करते हैं और उसके रिजल्ट्स परमानेंट रिजल्ट्स होते हैं जैसे, और उससे फेस की शेप नहीं बिगड़ती। ऐसा नहीं है कि मैं कोई और ही आपके सामने आ गया, जो आप देखते हो कई बारी बॉच्ड वीडियोस आजकल काफी फेमस हैं कि कोई और ही फेस क्रिएट कर दिए, वो चीज नहीं होती उसमें। जैसे ही आप का यूथ है उसको रिक्रिएट करते हैं, यू आर स्टिल यू, उसको हम रिक्रिएट करते हैं।
और आपने जैसे एक देखा होगा विच इज ऑल्सो कॉस्मेटिक बट उसका फंक्शनल भी रीजन है कि जैसे आप अपने आसपास घर पे बुजुर्ग देखते हैं, वो हमसे ऐसे करके बात करते हैं, Right. ऐसे करके। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि उनकी फोरहेड की स्किन सैग करती है। सैग जब उनकी स्किन करती है, उनको साइड से दिखता नहीं है अच्छे से। हम चाहे उनकी कैटरेक्ट की सर्जरी करवाएं या उनको बढ़िया से बढ़िया चश्मे बना के दें, स्पेक्स बनवा के दें, बट ये जो सैगिंग स्किन है उसका उसमें ट्रीटमेंट नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। उसके लिए हमें फोरहेड लिफ्ट या फिर ब्लेफरोप्लास्टी, जो एक्सेस स्किन है उसको निकालना होगा ताकि उनकी विजन प्रॉपर आ सके। और साथ में जब वो कंटिन्यूअसली ऐसे करते हैं तो उनके रिंकल्स बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं। सर्जरी से लोग डरते हैं क्योंकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है। बोटॉक्स ऑलरेडी आपने भी सुना होगा, काफ़ी मार्केट में अवेलेबल है, बट अगर हम सिर्फ बोटॉक्स फॉर रिंकल्स लगाएंगे उससे ये मसल रिलैक्स हो जाएगा, बट ये जो एक्सेस स्किन है, जो सैगिंग स्किन है, उसका प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। उसके लिए एक छोटा सा इंसिजन हमारी आईलिड क्रीज में ही आता है, वो दिखता नहीं है। बिना बेहोश किए, बिना जनरल एनेस्थीसिया के ये सर्जरी होती है। तो यहीं पे लोकल एनेस्थीसिया मतलब कि आंख को सुन करके 1 घंटे का या 1.5 घंटे का प्रोसीजर होता है दोनों आईज का, और सेम डे पेशेंट घर भी वापस जा सकते हैं। बहुत कंफर्टेबल प्रोसीजर है और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। बोटॉक्स की भी आपने बात की, थोड़ा सा अगर बता पाएं कि जिनको नहीं पता कि बोटॉक्स क्या होता है। सो बोटॉक्स बेसिकली एक कंपनी का पेटेंट है। वो बेसिकली एक बोtulinum टॉक्सिन है, एक बैक्टीरिया का हाइपर प्यूरिफाइड फॉर्म है जिसका काम है मसल को रिलैक्स करना। ठीक है। तो मसल जहाँ पे भी बॉडी में हाइपर एक्टिव है, ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं, वहाँ पे हम उसको देते हैं ताकि वो नॉर्मल स्टेट पे आए। तो उसका कॉस्मेसिस में ये रोल होता है कि जब हमारा मसल हाइपर एक्टिव है, जिसके कारण हम ऐसे कर रहे हैं कि हमारे फोरहेड पे रिंकल्स आ रहे हैं, या ऐसे कर रहे हैं कि हमारे यहाँ रिंकल्स आ रहे हैं, या यहाँ पे आंख की साइड पे लाफ लाइंस आ रही हैं, वहाँ पे हम वो मसल हाइपर एक्टिव हैं, वहाँ पे हम उस टॉक्सिन को देते हैं ताकि वो रिलैक्स करे, और हमारे रिंकल्स के लिए बेसिकली कॉस्मेसिस में ये यूज होता है। एंड बहुत आई थिंक कॉमन है, बट लोग जो मेजोरिटी इस चीज़ की साइड ध्यान नहीं कम देते हैं। हाँ, ध्यान कम देते हैं, ज़रूरत के हिसाब से भी है। कॉस्मेटिक, नो डाउट, एजिंग हमारी सबकी लाइफ का एक इनएविटेबल पार्ट है। एजिंग होना है, उसका एक फंक्शनल रीज़न भी है कि आपने और काफ़ी बारी ऐसे पेशेंट्स नोटिस किए होंगे कि जब वो आईज ब्लिंक करते हैं उनका फेस का और मसल भी ट्विच करता है, जैसे कि ऐसे करके उनका फेस पे ट्विचेस आते हैं। उनके लिए हमें हमारे फेस में ना कारपेट ऑफ मसल्स होते हैं, और हमारी बॉडी की तरह वो मसल्स इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। बहुत एक कारपेट ऑफ मसल्स होते हैं, ऑलमोस्ट 46 मसल्स हमारे फेस पे होते हैं। तो इसको सिनकाइनेसिस बोलते हैं कि जब आप आंख ब्लिंक कर रहे हैं उसके साथ माउथ जो है आपके कंट्रोल में नहीं है, वो भी ट्विच कर रहा है। उस केस में हम पहले तो मसल आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा मसल एबनॉर्मली फायर कर रहा है, और उस मसल पे हम ये वाला टॉक्सिन देते हैं ताकि वो मसल रिलैक्स करे हाइपर एक्टिव स्टेट से नॉर्मल स्टेट में। जैसे बात पहले कर रहे थे कि आइदर सेलिब्रिटीज हो गए, क्रिकेट स्टार हो गए, या बॉलीवुड स्टार्स हो गए, तो इनके साथ ही ना जो है वो ज़्यादा मेजॉरिटी बॉलीवुड स्टार्स के साथ जो है वो इस चीज़ को किया जाता है कि फेशियल प्लास्टिक सर्जरी वगैरह हो गई। इसका भी एक पॉइंट, एंड सेकंड है कि जैसे ना स्टार्टिंग में दिखा देते थे काफ़ी टाइम पहले कि प्लास्टिक सर्जरी होगी, बिल्कुल ही फेस जो है कम्प्लीटली जो है वो चेंज हो गया। तो वो थोड़ा वो भी लगता था कि अच्छा फेस तो चेंज हो गया, आवाज़ भी चेंज होगी, सारा कुछ ही कैसे हो गया। तो काफ़ी मिथ्स हैं, काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से देखी हैं लोगों ने, नॉलेज तो इस चीज़ के बारे में थी नहीं। तो अब थोड़ा सा जो है वो मिथ वाली साइड पे लोग ज़्यादा गिर जाते हैं कि क्या ये चीज़ सच में पॉसिबल है, कि बस जो है वो उसी में दिखाते हैं सीरियल्स में या टीवीज में। तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता पाएं। ओके, सो डेफिनेटली ये तो हम भी देखते हैं स्टार्स के कि पहले क्या थे, और प्लास्टिक सर्जरी उसके कारण बदनाम हो जाती है कि इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, उसके कारण ये फेस ऐसा हो गया। सी डेफिनेटली प्लास्टिक इज मीन्स टू मोल्ड, प्लास्टिक मीन्स टू मोल्ड। तो आप उसको मोल्ड करते हैं बिगाड़ने के लिए, या आप उसको मोल्ड करते हैं रीस्टोर करने के लिए। उसमें जो आपका सर्जन है उनकी भी आर्टिस्ट्री है, उनकी भी साइंटिफिक नॉलेज है, एनाटॉमी की नॉलेज है, एंड बहुत बड़ी पेशेंट की भी डिमांड होती है। जैसे हम आजकल ट्रेंड्स देखते हैं कि
ट्रेंड ये चला है, बिग लिप्स का ट्रेंड चला है, चीक बोन्स का ट्रेंड चला है, तो वो चीज डेफिनेटली वो एक अगर फेशियल स्ट्रक्चर को सूट करती है, वो हो सकता है बाकी को सूट ना करे। उसमें कई बार पेशेंट डिमांड भी होती है कि हमें ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना, उस केस में हम डेफिनेटली किसी और की नाक किसी और पे लगा दें, किसी और के लिप्स किसी और पे लगा दें, वो हमारी फेस को, हमारी बॉडी को सूट नहीं करेगा। और जो कही आपने कि हाँ फेस बिगड़ जाता है, वो भी ट्रू है, क्योंकि जब हम जो आपकी नॉर्मल एनाटमी है, जैसे आप पहले दिखते थे, उसको रीस्टोर करने की बजाय कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, उसमें वो डिस्क्रिपेंसी आती है। आर्ट ही है फिर तो बेसिकली, वो आर्ट है बेसिकली। आपका देखना, आपका पहले तो आपकी बोन स्ट्रक्चर कैसा है, उसके ऊपर आपका मसल लेयर कैसी है, उसके ऊपर आपका सॉफ्ट टिश्यू कैसा है, उसके ऊपर आपकी स्किन कैसी है, उसके हिसाब से हर पेशेंट टू पेशेंट जो है वो चीज़ वेरी करती है। एक उसका कोई एल्गोरिदम या फिर डॉगमेटिक अप्रोच नहीं है कि हाँ ये फ्लो चार्ट है, ये हर किसी में अप्लाई होगा, ऐसा नहीं होता। और अगर हम इस अप्रोच से चलें कि हाँ एक ही चीज़ है जो ट्रेंड में आई है वो सबके ऊपर लगा दी, तब वो चीज़ जो कहते हैं कि फेस बिगड़ गया, ये क्या हो गया, प्लास्टिक सर्जरी करवा दी, तो ये चीज़ होती। एंड जैसे आप बात कर रहे थे, जैसे एयर की बात आप कर रहे थे, कान की, तो मैंने तो रियल लाइफ इंसिडेंस ही देखा हुआ है अपनी फैमिली में। तो उनका जो है वो एक कान पर्टिकुलर नहीं था, तो उन्होंने थ्रू आउट द लाइफ इवन के आज तक जो है वो बाल जो है वो लंबे रखते हैं, सो एज कि उनका कान दिखे ना। तो अगर कोई स्टोरी आप शेयर कर पाएँ, क्योंकि जब तो ये चीज़ सही हो गई तो डेफिनेटली जो है वो कॉन्फिडेंस, मोराल एक बहुत अलग लेवल का जो है वो बूस्ट करता है। तो थोड़ा सा अगर आप कोई रियल लाइफ स्टोरी बता पाए कि ड्रास्टिक चेंज है जो एक्चुअली में आता है लाइफ में इस चीज़ के बाद। डेफिनेटली एक नहीं बहुत स्टोरीज है ऐसे, जैसे आपने अपनी लाइफ में ही बोला कि उन्होंने बाल उस तरफ से लंबे रखे, उनको मजबूरी एक ही हेयर स्टाइल सारी लाइफ रखना पड़ा, है ना। तो इसमें भी होता है कि उनको पहले तो सुनना जरूरी है। जो ऐसे पेशेंट्स हैं उनकी हम सुनाई का टेस्ट करते हैं कि उनको सुनाई ठीक देता है। कॉस्मेसिस एक चीज है, कान बाहर दिखने में नहीं होगा, उससे फिर ठीक है कि काम चल जाएगा, कि चलो बाल लंबे रख लिए काम चल गया। बट सुनाई जिनको नहीं देता उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर इवैल्यूएट करके एक ईएनटी सर्जन को मिलके प्रॉपर इवैल्यूएट होना चाहिए कि जो सुनाई नहीं देता वो किस लेवल पे सुनाई नहीं देता, उसको सर्जरी से या फिर हेयरिंग एड से कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर इवैल्यूएशन होनी चाहिए। और आजकल गवर्नमेंट की भी बहुत स्कीम्स हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये सारी सर्जरीज स्पेशली सुनाई की फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल्स में होती है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ। और रही बात आपने जो कॉस्मेसिस की बोली, हम जो ईयर है, ईयर को हम रिब कार्टिलेज जो हमारी यहाँ पे आम भाषा में बोले जो पसली होती है, उसको लेके हम उससे कान की शेप बनाते हैं। 2 स्टेज में ये प्रोसीजर होता है। पहले हम उसको कान में उसका कान की शेप बना के उसको फिट करते हैं। उसके बाद आफ्टर 6 months to 1 year हम उसको एलिवेट करते हैं, एंगल देते हैं ताकि वो ऑपोजिट ईयर के साथ मैच कर सके। मोस्टली हम ये 5 to 7 लेस देन 10 years के बच्चे होते हैं जिनमें करते हैं, जब उनका चेस्ट सर्कमफेरेंस मोर देन 60 सेंटीमीटर्स हो जाता है, तब हमारे पास इनफ कार्टिलेज होती है ईयर बनाने के लिए। और वो एज भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तभी बच्चे को थोड़ी समझ आनी शुरू होती है, तभी स्कूल में वो ग्रो करता है, स्टेज पे परफॉर्म करता है। और वही एज है कि जब कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए, कोई कमेंट पास कर दे या फिर कोई लगातार बच्चे को स्टेयर करे, ऐसे ऐसे देखे, तो वो कॉन्फिडेंस भी कम होता है। तो उस स्टेज पे हम ये प्रोसीजर करते हैं, क्योंकि आई थिंक वो उस पर्टिकुलर एज में जो है, चलो 20-25 साल के बाद तो जो लोग भी आपके सराउंडिंग में वो भी समझते हैं कि नहीं पर्टिकुलर किसी के इमोशंस है। वो छोटी एज में जो है वो साथ में बच्चे ही तो हैं, वो उन्हें भी इतनी समझ है नहीं, तो वो कहीं ना कहीं एक दो बार ही ज्यादा अगर बात लग जाए तो वो एक्चुअली जो है वो दिल पे बात लग जाती है। क्योंकि देखो बच्चे सब इंटेलिजेंट होते हैं, सब आर्टिस्ट अच्छे होते हैं, कोई सिंगर अच्छा है, कोई पेंटर अच्छा है, कोई डांसर अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है। उसकी सर्जरी अगर नेसेसरी है वो भी करवा के अगर बच्चा अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर सकता है तो इसमें देयर इज नथिंग वेन अबाउट इट, देयर इज नथिंग बॉलीवुड अबाउट इट। यू शुड गो फॉर इट फॉर योर चाइल्ड्स फ्यूचर। एंड वो ये बेसिक की लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जी, अवेयरनेस हर चीज के बारे में होनी चाहिए। चेंज आई गेस आया भी होगा कि 15-20 साल पहले की और आज की बात करें
तो टैबूस भी कम हुए हैं, अवेयरनेस भी अब इंटरनेट के कारण ज़्यादा है। Definitely. तो आई थिंक जो एक सर्टेन ग्राफ है वो धीरे धीरे चेंज तो हो ही रहा होगा। नहीं, ग्राफ डेफिनेटली चेंज हो रहा है, बट इंडिया एक्चुअली हैज़ टू कम अप टू दैट लेवल, बिकॉज यहाँ पे हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, डॉक्टर्स बहुत कॉम्पिटेंट हैं, केयर बहुत अच्छी है, एंड केयर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉरेन से चीपर है, जो कि Exactly. ये भी एक मिथ है। हाँ। लोगों को लगता है बाहर सब कुछ फ्री है, बाहर बहुत एक्सपेंसिव है। प्लास्टिक सर्जरी एक आम इंसान अफोर्ड कर ही नहीं कर ही नहीं सकता, सकता। चाहे वो सुनाई के लिए हो, चाहे वो बच्चे के लिए हो। तो यहाँ पे चीज अफोर्डेबल और बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज अवेलेबल हैं। सिर्फ एक ये जो अवेयरनेस चीज नहीं है, उसके कारण आई फील हाँ वी नीड टू बक अप एंड वी नीड टू कम फॉरवर्ड एक्चुअली। मैं ऑडियंस को भी अपनी यही कहना चाहूँगा, अब पहले भी पॉडकास्ट में हम बार बार इस चीज़ को करते हैं जब भी डॉक्टर्स के साथ करते हैं कि बहुत ही सस्ता यहाँ पर सारा प्रोसीजर है। एक लोगों के माइंड में ये मिथ बना हुआ है। एक हमने डेंटिस्ट काफ़ी रिनॉन्ड है अमृतसर के साथ, उन्होंने स्टोरी शेयर की थी कि कहते मेरे भाई के जो कज़न है कोई आ गए, उसका वहाँ पर थोड़ा सा पैर फ्रैक्चर हो गया, तो उसकी इंश्योरेंस नहीं थी। तो मतलब वो कहता कि यार मेहनत लगने मेरी सारी उम्र की कमाई ਇਹਦੇ ਚ निकल जानी है। बिल्कुल ठीक इतनी वहाँ पर जो है वो महंगी है चीज़ें। मैं आपको एक ये और इंसिडेंट्स बताती हूँ। मोस्टली हमारी जो पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि पंजाब में एनआरआई बहुत हैं, ठीक है। अब जो एनआरआईज हैं जो काफ़ी सालों से वहाँ गए हुए हैं, वो फाइनेंशियली चाहे कंफर्टेबल भी होते हैं, बट उनका भी हार्ड अर्नड मनी है। Exactly. जो चीज़ को वो डिजर्व करते हैं, जिसके लिए उन्होंने टैक्स पे भी किया, फिर भी उनको उस चीज़ का एक हेल्थ केयर नहीं मिलता। वो चीज़ थोड़ा एक सैड पार्ट है डेफिनेटली। बट मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। एक जवान बच्चा 20s में, वो उसका एक्चुअली रोड एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद नाक की हड्डी फ्रैक्चर हुई। Okay. आप यहाँ पे किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे, आपको प्राइमरी केयर पे वो केयर एक हड्डी फ्रैक्चर की तो डेफिनेटली मिल जाती है, नाक की हड्डी फ्रैक्चर की भी उसी टाइम पे मिल जाती है। वहाँ पे ही ऑलमोस्ट स्पेंट 1.5 करोड़ एंड स्टिल ही डिड नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। Wow. फिर उसका नाक टेढ़ा ही है, उसकी प्रॉपर ब्रीदिंग रिस्टोर नहीं हुई, और जो नाक पहले था वो रिक्रिएट नहीं हुआ। यहाँ पे तो कॉस्ट मैं तो बोलूँगी कुछ भी नहीं है, जिसपे उनके रिजल्ट्स मच बेटर, एटलीस्ट उनकी ब्रीदिंग तो वापस आनी चाहिए ना, जो सांस तो लेना ही है ना। पहले भी जैसे आप बात कर रहे थे कि फंक्शनल बेनिफिट भी हमें होते ही हैं, जैसे अपने ब्रीदिंग की भी बात की, राइनोप्लास्टी की जैसे आप बात कर रहे थे, तो क्या सर्टेन चीज़ें हैं कि सिर्फ ये फेशियल कॉस्मेटिक तक ही जो है वो सीमित नहीं है, काफ़ी इसमें जो है वो फंक्शनल बेनिफिट भी हमें हो जाते हैं? इसमें ऐसा है कि जैसे अगर कोई बच्चे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलते हैं, फुटबॉल रग्बी प्लेयर्स हैं, Right. कभी खेलते हुए बच्चे आपस में चोट लग sports जाती है नाक से, या कई बार छोटे बच्चे बेड से ही गिर जाते हैं। छोटे होते जब चोट लगती है तब हमारा फेस का स्केलेटन पूरा मैच्योर नहीं हुआ होता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नाक की हड्डी टेढ़ी होती रहती है। मोस्टली हमें पेरेंट्स आके बोलते हैं कि पहले तो नाक बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, जैसे जैसे बड़ा हुआ नाक टेढ़ा ग्रो होना शुरू हो गया। उसका कारण एक यही होता है कि कभी बचपन में चोट लगी होगी और जैसे जैसे ग्रो किया वो ग्रोथ टेढ़ी होती रही। उसके कारण विद एज क्या होता है कि नाक से सांस प्रॉपर नहीं आता। तो जब किसी को सांस ही नाक से प्रॉपर नहीं आए तो वो उसके लिए बहुत बड़ी एक टफ चीज है, ठीक है। और अगर बच्चा मुंह खोल के सांस ले रहा है, नाक से सांस नहीं आ रहा, वो अपने आप में दिक्कत सिर्फ नाक की है, बट वो पूरी बॉडी पे इफेक्ट आता है, क्योंकि हमारा मुंह सांस लेने के लिए नहीं बना। Exactly. तो फिर हमारी फेस की स्केलेटन की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती, हमारे मैंडिबल की जॉ की, पंजाबी में बोले जबाड़े की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती, दांतों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती, दांत में केरीज कीड़े लगने का चांसेस और बढ़ जाते हैं। ये सब चीजें आपस में रिलेटेड होती हैं, जिसकी वजह यही है कि नाक जिस काम के लिए बना है सांस लेने के लिए, सांस वहीं से ही आनी चाहिए। वन थिंग लीड्स टू अनदर वाला। बिल्कुल बिल्कुल। बात जैसे हम कर रहे थे ग्राफ की, तो टेक्नोलॉजी में भी जो ग्राफ है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है लास्ट काफ़ी सालों में। टेक्नोलॉजी डेफिनेटली यू आर द बेटर जज। तो आप अगर थोड़ा सा बता पाए कि कैसे टेक्नोलॉजीज जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही हैं, कैसे कैसे जो है ये पर्टिकुलर फील्ड भी अब इतनी एडवांसमेंट वाली साइड पे जा रही है। टेक्नोलॉजी डेफिनेटली हैज़ अ ह्यूज रोल टू प्ले, क्योंकि हमारी बहुत सर्जरीज अंडर मैग्निफिकेशन होती है, अंडर माइक्रोस्कोप्स होती है, अंडर एंडोस्कोप्स होती है, कि हम कैमरा पे देख के उसको बेटर
मैग्निफिकेशन से जो हमारी नॉर्मल आंख नहीं देख पाती उसको भी मैग्नीफाई करके हम प्रॉपरली देख सकते हैं। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ने बहुत एवेन्यूज ओपन अप किए हैं हमारे लिए। दूसरी चीज़ जो आज का टाइम पे ये सारी सर्जरीज जो है मिनिमली इन्वेसिव की तरफ जा रही है। Okay. ये जो सारी हम कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरीज की बात कर रहे हैं, दे डोंट इन्वॉल्व बिग बिग कट्स ऑन योर स्किन। बहुत फेस पे बड़े बड़े कट्स नहीं लगते, कोई ऐसे इतने बड़े बड़े स्टिचेस नहीं लगते, या फिर हम बहुत आम पेशेंट्स हमें पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब कितने टांके लग गए जी, ऐसा नहीं होता। उसमें भी टेक्नोलॉजी है, उसमें भी स्किल एडवांसमेंट है, मिनिमली इन्वेसिव है। छोटे कट्स हिडन एरियाज में जो नॉर्मली दिखे ना, ताकि वो जल्दी हील करें और हील भी बेटर करें, कट्स बाद में ना दिखें और पिगमेंट भी ना हो। वो टोटली एक होलिस्टिक अप्रोच से हम उस चीज को आगे लेके चलते हैं। पहले दिखाते थे कि वो मम्मी टाइप सारा ही फेस जो है वो पट्टी से बांधा हुआ है और 15 दिन के लिए, महीने के लिए से कहते थे कि नहीं जी आप तो कर नहीं सकते। तो वो चीज़ें सर्टेनली जो है वो डेफिनेटली वो चेंज हुई है, अभी बहुत चेंज हुआ है। मैम अगर बात करें आपके एक्सपीरियंस से कि जैसे अगर थोड़ा इस टॉपिक को और मैं वाइडर कर पाऊँ, तो आजकल ना मेजोरिटी यही कहते हैं कि एज इंसान की कम है, बट अगर देखें फेस के हिसाब से या स्किन के हिसाब से ज़्यादा मैच्योर लगते हैं। इसीलिए भी शायद लोगों का ज़्यादा रुझान जो है वो अब इस चीज़ पर आ गया है कि नहीं हमें यंगर दिखना है। तो कैसे आप सिनेरियो देख रहे हो कि कितने लोग इस पर्टिकुलर चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड कितना उस चीज़ का बेनिफिट जो है वो उन्हें मिल भी पा रहा है? डेफिनेटली एज कम है, लग बढ़े रहे हैं, वो है उसमें हॉर्मोन्स का रोल है, उसमें हमारे लाइफस्टाइल का रोल है, उसमें हमारे डाइट का रोल है। ओके। जो मैं अपने आसपास देखती हूँ कि जो 50s में हमारी 50-60s में जो हमारी मदर्स हैं उनके फेसेस बहुत ग्लोइंग है, true. जबकि जो आजकल के जवान बच्चे इन देयर टीनेजर्स और 20s नहीं वो उनके फेसेस काफ़ी डल है। उसमें उसका मैं एक बहुत बड़ा रीज़न लाइफस्टाइल बोलूँगी। बच्चे आजकल बाहर कम जाते हैं, खेलते कम है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। खाने पीने में जो हमारे मदर्स हैं वो फ्रूट्स, घर का बना खाना, वेजिटेबल्स, उस पे ज़्यादा जोर है। हम ज़्यादा जंक फूड्स और उन सब के तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है बच्चे, तो उसका बहुत बड़ा एक रोल है। हमारी कारण हो सकता है, स्ट्रेस बहुत बड़ा एक रीज़न है। तो हमारी मेंटल हेल्थ, हमारा डाइट, हमारी लाइफस्टाइल वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस चीज़ को लेके। सर्जरी डेफिनेटली डज हेल्प, बट इट इज़ नॉट द अल्टीमेट आंसर। अगर आप सर्जरी करवा भी लेते हैं उसके बाद भी यू हैव टू रिकवर फ्रॉम एनेस्थीसिया, यू हैव टू रिकवर फ्रॉम द सर्जरी, योर बॉडी हैज़ टू हील। सो अ गुड लाइफस्टाइल, अ हेल्दी लाइफस्टाइल वो तो होना ही चाहिए। बेसिक वही है कि आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो तो हर चीज़ में कहते हैं ना कि अकेला मेडिसिन पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। अगर आपने खुद ही अपना लाइफस्टाइल, अपना डाइट वैसा रखा हुआ है, मेडिसिन अकेली हेल्प नहीं कर सकती आपको किसी भी चीज़ में। देखो मेडिसिन इंसान ने बनाई है, फल फ्रूट, वातावरण, पेड़ पौधे भगवान ने बनाए हैं, तो भगवान से तो इंसान नहीं लड़ सकता। जब भगवान ने वो सब चीज़ फ्री में दी है उसको पहले यूज़ करें, खाना अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें, गार्डन में, पार्क में, पेड़ों के साथ, अच्छे खुले वातावरण में, साफ हवा में जरूर टाइम जैसे स्पेंड हमारी करें। पहले वाली जनरेशन चलती थी वैसे अगर चलें तो काफ़ी चीज़ें जो है वो सॉर्ट हो सकती हैं। डेफिनेटली। तो मैम पर्टिकुलरली कोई ट्रॉमा या कैंसर पेशेंट्स की बात करें तो उनके ये चीज़ चलो सर्जरी वाइज या फेशियल वाइज तो हेल्प करती है, बट कितना उनकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव हो सकती है इन चीज़ों से, उसके बारे में अगर थोड़ा सा आप बता पाएं। जो कैंसर से पीड़ित लोग हैं उनके साथ हमारे साथ एक कैंसर सर्जन भी अटैच्ड हैं। Okay. हम मिलके एज अ टीम, कैंसर सर्जन एंड अ फेशियल प्लास्टिक सर्जन मिलके हम काम करते हैं। उसमें भी जो आपने बात कही एडवांसमेंट की, टेक्नोलॉजी भी एंड एडवांसमेंट हमारी स्किल की भी उसमें रोल प्ले करती है कि बड़े बड़े कट्स नहीं आए फेस पे, हम कैसे फेस पे कट्स ना आए। अगर मुंह का कैंसर है हम उसको अंदर से कर सकें, नाक के अंदर का कैंसर है उसको हम एंडोस्कोप के थ्रू, कैमरा के थ्रू अंदर से ही कर सकें। इवन आजकल ब्रेन के जो ट्यूमर्स हैं उनको भी हम नाक के थ्रू, कैमरा के थ्रू, एंडोस्कोपिकली हम अंदर से कर देते हैं विदाउट गिविंग बिग इंसिजन्स। बिना स्किन पे बाहर बड़े बड़े कट्स या पट्टियां बड़ी बड़ी किए हम नाक के अंदर से ही वो ट्रीटमेंट हो सकता है। और वो डेफिनेटली जब आपके फेस पे कट नहीं आ रहा, आप बार बार ड्रेसिंग्स के लिए नहीं आ रहे, आपकी जिस दिन सर्जरी हुई आप उसी दिन या अगले दिन घर जाके अपने घर पे, अपने बेड पे सो के आप रिकवर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो मेंटली भी पेशेंट के लिए बहुत बेटर है टू रिकवर एंड हील।
मैम जैसे हमने पहले भी बात की कि कला का काम है, ये आर्ट का काम है, तो चाहे रिकंस्ट्रक्टिव वाली साइड जा रहे हैं या फेशियल वाली साइड पे जा रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है एक राइट सर्जन चूज करना, सो एज की एज अ डिजायर्ड रिजल्ट आप जो चाहते हैं वो आपको मिल पाए। सी स्किल एनहांसमेंट हमारी कंट्री में जितना है वो, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे कॉम्पिटेंट सर्जन्स बहुत यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो हमारे सबसे पहले तो जो ये रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन्स हैं सब एमबीबीएस होते हैं, सबने एमएस करा होता है, मतलब मास्टर्स इन सर्जरी किया होता है, चाहे ईएनटी में चाहे जनरल सर्जरी में। उसके बाद उन्होंने सुपर स्पेशलाइजेशन भी किया होता है, जैसे कि फेशियल प्लास्टिक सर्जरी में या फिर जनरल प्लास्टिक सर्जरी में, या फिर फेलोशिप्स किया होता है इन ऑल दीज एवेन्यूज। एमसीएच एक डिग्री होती है जिसमें सुपर स्पेशलाइजेशन होती है इवन फॉर कैंसर्स, जनरल प्लास्टिक सर्जरीज एंड फेलोशिप्स इन फेशियल प्लास्टिक सर्जरी। लास्ट 2 क्वेश्चन है, तो एक तो कि क्या फाइनल आप मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को कि जो स्टिल समझते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ सिर्फ वैनिटी ओरिएंटेड है, इससे कोई भी एम्पावरमेंट हीलिंग वाली चीज़ नहीं हो सकती। सो जब कोई भी चीज़, अगर आप सुबह उठ के नहा धो के मेकअप लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, आईलाइनर लगाते हैं, आपको एक अच्छी फीलिंग देती है, आपको एक कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ यू कैन गो आउट इन द वर्ल्ड एंड यू कैन टेक ओवर द वर्ल्ड। उसी को अगर आप परमानेंट करना चाहें, अगर आपको कोई अपनी बॉडी को लेके इनसिक्योरिटी है, उसको अगर आप हल करना चाहें, उसमें कुछ वेन नहीं है, क्योंकि सर्विसेज अवेलेबल हैं, उनको अवेल कर सकते हैं। और इसमें जिनमें इनसिक्योरिटी होती है ना किसी चीज़ को लेके, वो हमेशा अपने आप को नॉर्मल से कम समझते हैं। True that. तो अगर वो किसी सर्विस को अवेल करके, कोई सर्जरी करवा के या सर्जरी ना करवा के, वो अगर अपने आप को सुबह मिरर में देख के नॉर्मल फील करते हैं, तो वो तो मुझे लगता है कि हर किसी का हक है कि वो सुबह उठ के अपने आप को देख के खुश हों, अपने आप को देख के नॉर्मल फील करें। वेल सेट मैम, वेरी वेल सेट। लास्ट क्वेश्चन मैम आज का, हमारे चैनल का नाम है द टर्निंग पॉइंट, एंड हम हर गेस्ट से ये ज़रूर पूछते हैं क्योंकि सर्टेन टाइम पे टर्निंग पॉइंट्स तो आते ही हैं हमारी लाइफ में, अगर एक कोई आप पर्टिकुलर बता पाए कि दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ आपकी लाइफ का, क्योंकि बहुत ही एक यूनिक काइंड ऑफ आप प्रोफेशन में है जो बहुत कम लोग चूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो कुछ चीज़ें होती ही हैं, तो अगर एक टर्निंग पॉइंट आप बता सके अपनी लाइफ का कोई। टर्निंग पॉइंट्स बहुत रहे हैं, व्हाई आई चोज टू बी अ डॉक्टर, देन व्हाई आई चोज टू बी अ सर्जन, एंड देन व्हाई आई चोज टू बी अ फेशियल प्लास्टिक सर्जन। विदाउट गोइंग इनटू द डेप्थ्स, मैं एक इंसिडेंट बताऊंगी विच एक्चुअली मेड मी कि नहीं, मेरे को फेशियल प्लास्टिक्स करना है, अपने सिटी में ये सर्विसेज लेके आना है। सो मेरे पास एक छोटी बच्ची आई थी, स्कूल गोइंग आई थी, उसके बेसिकली पेरेंट्स उसको लेके आए थे कि हमारे साथ इसकी कोई भी, वो अकेली डॉटर ऑफ पेरेंट्स है, ओनली चाइल्ड है, उसके पेरेंट्स ने बोला हमारी इसके साथ कोई पिक्चर ही नहीं है, कोई फैमिली फोटो ही नहीं है। Okay. घर में कोई भी आता है ये छुप जाती है, बाहर कोई फैमिली में फंक्शन होता है साथ नहीं चलती है, ड्राइंग में ये बहुत अच्छी है पर कहीं पार्टिसिपेट नहीं करती। बच्ची ने बोला कि मैं अपने एग्जाम्स 12th के तभी दूंगी कि अब भी आप मेरी सर्जरी करा के नाक अगर आप मेरा सीधा करेंगे तो। मैंने पेरेंट्स को बाहर भेजा, मैंने बच्ची से बात करी, डेफिनेटली उसकी शी वॉज डिप्रेस्ड, ठीक है, वो बहुत टैलेंटेड थी, बट बिकॉज मे बी उसने बचपन से अपने नाक के बारे में इतने कमेंट्स सुने हैं, मे बी बच्चों ने, उसके फ्रेंड्स ने मजाक उड़ाया हो, या बड़ों ने कई बार आउट ऑफ कंसर्न बार बार पॉइंट आउट कर दिया हो कि वो चीज़ उसको चुभ गई कि वो अपना टैलेंट बाहर नहीं लेके आ रही। जब हम मेच्योर हो जाते हैं, हमें बहुत चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता कि छोड़ कोई बात नहीं। बच्चों के लिए उसकी जब डेवलपमेंट ही हैम्पर होगी, मुझे वो चीज बहुत लगी कि उसने अपनी जिंदगी के 16-17 साल ऐसे ही जिए, फोटो नहीं खिंचाई, पेरेंट्स के साथ बाहर नहीं गई, घर पे शादी है, बहन भाई की शादी है, सबसे ज्यादा हमें एक्साइटमेंट होती है, वो आती नहीं है। मुझे उस चीज के लिए बहुत एक मेरे लिए था कि ओके वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। सो मेरे लिए वो मैं कहूँगी एक फेशियल प्लास्टिक का एक फर्स्ट एक टर्निंग पॉइंट वो था कि दिस इज़ नॉट समथिंग इन वेन, इससे डेफिनेटली लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है, बच्चों की ज़िंदगी बदल सकती है। थैंक यू सो मच मैम, आज आपने अपना टाइम दिया, वी सर्टेनली होप कि आपको भी मज़ा आया आज। डेफिनेटली इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। एंड लेट लास्ट कि आज हमारा टॉपिक कुछ वैसा था, तो बेसिकली जैसे आई एम शॉर्ट हाइटेड, तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं, अब
कोई थोड़ा मोटा ज़्यादा है, हर किसी का कुछ ना कुछ जो है वो लाइफ में चलता रहता है। तो मेरा एक ही मैसेज है सबको, मुझे एक बारी मेरे सर ने बात कही थी +1 +2 में कि अपनी हाइट ना देखी, यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, एंड वो चीज़ जो है वो माइंडसेट से होती है। यस एंड वो चीज़ मुझे बहुत हिट करी थी। एंड मैं ऑडियंस को भी यही कहना चाहूँगा, तो जैसे भगवान ने बनाकर भेजा है उसने कुछ ना कुछ बढ़िया ही सोचा है। इस चीज़ पर कभी भी फोकस मत कीजिए, फोकस हमेशा कीजिए अपनी स्किल पर, अपनी विजडम पर, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं वो आपके साथ थ्रू आउट द लाइफ रहेंगी। आप इंसान कैसे हो ये लोगों को याद रहता है, आप कितने लंबे हो कितने मोटे हो ये उनको याद नहीं रहता। सो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू मैम। अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट ऑफ द टर्निंग पॉइंट, इजंट इट, जहां आपको पता लगा फेशियल प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, एस्थेटिक्स से कैसे अलग है एंड कितना कंप्लीट प्रोसीजर है, जिसके बारे में शायद मैं कहूँ कि मुझे भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। आप भी अपने सभी दोस्तों के साथ इन्हें शेयर कीजिए जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है, उनको इसके बारे में पता लगे। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप डॉक्टर स्तुति से सीधा कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको विद इन द पॉडकास्ट ही मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली बार।